हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और वो भी हम पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे, और जिसके माध्यम से हम ये इस टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। लास्ट में मैं एमसीक्यू भी दूंगा जिसके माध्यम से आप ये देख सकते हो कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूं और मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं, और मैंने खुद ये पर्सनली देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो डरते हैं कि उनका जीएस में काफी अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं, उसका कारण ये भी है कि वो जीएस को पढ़ तो लेते हैं पर वन लाइनर के तौर पर पढ़ते हैं। और मैं इस सीरीज के माध्यम से वो एक छोटे से छोटा क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, हर एक पॉइंट से करवाना चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन यहां से बच के नहीं जाएगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जो जो मेरा कंपाइलेशन है इसमें से क्वेश्चन होगा। तो आइए धीरे धीरे करके हम शुरू करते हैं। तो आइए, तो आज का हमारा चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो पहले इंक ले लेते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन से हम शुरू करते हैं। हम पॉइंट वाइज देखेंगे और लास्ट में हम एमसीक्यू भी लगाएंगे। देखो, पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने और स्पेन वासियों ने। पुर्तगाल के जो राजकुमार थे उनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम था? हेनरी द नेविगेटर। इसके सतत प्रयास से ही भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। यानी कि हेनरी द नेविगेटर थे, वो कहां के राजकुमार थे? पुर्तगाल के। ठीक है, इनके ही सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। तो इनका एक तो नाम याद रखेंगे, हेनरी द नेविगेटर। दूसरा पॉइंट है पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमी डियास। ये बहुत इंपोर्टेंट नाम है, बार्थोलोमी डियास, इसको याद रखना। बार्थोलोमी डियास ने क्या किया? उत्तर महासागरीय की खोज की। अब उत्तर महासागरीय है क्या? ये अफ्रीका के जो दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट, उसको बोलते हैं उत्तर महासागर अंतरीप। देखो, मैं इस मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर ये पूरा अफ्रीका है, और अफ्रीका के जो दक्षिणी पॉइंट है इसको बोलते हैं उत्तर महासागर अंतरीप, जिसको केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो सबसे पहले बार्थोलोमी डियास पुर्तगाल से निकला, और ये निकल के यानी कि कोने कोने से अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम पॉइंट पर पहुंचा तो, पर वो यहीं रुक गया। अब क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में? 1494 में स्पेन के निवासी कोलंबस भारत पहुंचने के मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। यानी कि निकला तो था भारत को खोजने के लिए, परंतु पहुंच कहां गया? अमेरिका पहुंच गया। और इसी की वजह से 1494 में अमेरिका की खोज की। फिर 1498 में वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली नाविक था, सबसे पहले उसने फॉलो किसको किया था? बार्थोलोमी डियास वाले नेविगेटर को फॉलो किया, और उसको फॉलो करते हुए केप ऑफ गुड होप, जो मैंने अभी तुम्हें मैप में दिखाया था, उसके रास्ते से भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। अच्छा, ये खुद ही नहीं पहुंचा था, ये किसी की सहायता लेकर पहुंचा था। ठीक है, ये किसकी सहायता से पहुंचा था? एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। उसकी सहायता से पहले तो ये उत्तर महासागर अंतरिक्ष, फिर वहां पर उसको बिठाया, फिर उसको चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 में कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप कटाबू, इसको नाम को याद रखेंगे, कप कटाबू नामक बंदरगाह पर अपना जहाजी बेड़ा उतारता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का पॉइंट देख लेंगे। यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे। सबसे पहले कौन आया था भारत में? पुर्तगाली। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। ठीक है, और ये पुर्तगाल का रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधित्व के रूप में आया था। ये ना कि पहले यहां पर ऐसा नहीं कि यहां पर शासन करने आया था, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेटिव के रूप में व्यापार के लिए भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब वहां पर वो उतरा कालीकट पे, तो कालीकट के हिंदू राजा
जिनकी पैतृक उपाधि क्या थी, जमोरिन, उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले में जड़ी बूटी इत्यादि ले जाने के लिए आदेश भी दिया था। वास्को डी गामा काली मिर्च को लेकर और ये सारी जितनी भी जड़ी बूटियां और जितने भी मसाले हैं ये ले गया और हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस चला गया, यानी कि 1498 में आया था और फिर वहां से भारत से चला गया ये सारी चीजें लेकर। वास्को डी गामा इन वस्तुओं से यात्रा व्यय को निकालकर इसके बाद भी 60 गुना लाभ कमाता है। ये इंपोर्टेंट है पॉइंट, 60 गुना लाभ कमाता है। इसने कालीकट के बंदरगाह अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार भी दे दिया ताकि वो जमोरिन और ज्यादा खुश हो गया। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। ये इंपोर्टेंट नाम है, पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। ये 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाल नाविक था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सेकंड नाविक कौन था जो भारत आया था, तो क्या नाम बोलोगे आप लोग, पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। फिर 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या वास्को डी गामा भारत एक बार आया था, नहीं, 2 बार आया था। एक बार 1498 में, एक बार 4 साल बाद 1502 में। परंतु दूसरा नाविक कौन था जो भारत आया था, पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कब लगाई थी, 1503 में कहां लगाई थी, कोचीन में लगाई थी। और 1505 में कन्नूर, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगाई। पहली कोचीन में 1503 में, दूसरी कन्नूर में जो कि 1505 में, ठीक है। जो अब फ्रांसीसी डी अल्मीडा आता है, ये गवर्नर बन के आता है भारत में। वर्ष 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है ये। और अल्मीडा का मूल उद्देश्य क्या होता है, शांतिपूर्वक व्यापार करना, ना कि भारत पर अपना शासन करना। ये कहीं उद्देश्य नहीं था, सिर्फ शांतिपूर्वक व्यापार करना, ये भी याद रखेंगे। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति इसने लागू करी। यानी कि शांत जल की नीति का मतलब यह है कि इस जल से हम ही व्यापार करेंगे और कोई दूसरा व्यापार नहीं करेगा। अच्छा, केरल के कर्नूल में स्थित सेंट एंजेलो फोर्ट का भी निर्माण करवाता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी आने वाले एग्जाम में कभी पूछ ले तो वो बात अलग है, ठीक है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय था ये अल्मीडा और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करी थी। बस ये 2 पॉइंट याद रखना। जो दूसरा गवर्नर आता है भारत में वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अच्छा, अल्मीडा के बाद जो है अल्बुकर्क गवर्नर बनकर भारत आता है। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाता है, कोचीन को, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया कि ये दूसरा गवर्नर था। और इसको ये भी ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड जो पॉइंट है सबसे ज्यादा, ये अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह थे, इनसे गोवा जीत लिया था। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये भी हो गया। पहला तो उसके बाद अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बन के आया, ये वास्तविक संस्थापक है। तीसरा बीजापुर के आदिल यूसुफ सुल्तान से गोवा ने जीत लिया था। कब जीता था, 1510 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। और ये जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये जो है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था एक बार। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने की अनुमति प्रदान करी थी, मतलब अनुमति ली थी उनसे। और अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर, सॉरी ये मंडी नहीं है एक्चुअली, ये एक जल संधि टाइप का था, और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और फारस की खाड़ी में स्थित हॉर्मुज पर उसका अधिकार 1515 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट 1515 में प्रथम चर्च, अच्छा प्रथम चर्च जो गोवा में बना था उसका निर्माण किसने करवाया, अल्बुकर्क ने। ये भी पॉइंट देख लीजिए। अच्छा, ये जो पॉइंट देख लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को भी निषिद्ध किया था, ठीक है। और 1515 में इसकी मृत्यु हो गई। और
पुर्तगाली भारत की सबसे प्रबल जल शक्ति बन चुके थे उस टाइम, क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में आए थे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, ये हम देखेंगे नन्नो डी कुन्हा, ये थर्ड एज अ वाइसरॉय था। ठीक है, इसने 1530 में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। हालांकि ये इसमें पॉइंट नहीं, हाँ ये यानी कि सरकारी कार्यालय को कोचीन से उसने गोवा स्थानांतरित कर दिया था। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली की औपचारिक राजधानी बन गया था। यानी कि जो सरकारी कार्यालय है और कोचीन से इसने गोवा स्थानांतरित कर दिया था, और ये गोवा जो इस प्रकार इनकी औपचारिक राजधानी बन गई थी। कुन्हा ने 1534 ईसा में कृष्ण बेसिन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया था। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्ण बेसिन के विषय में समझौता हो गया, परंतु वहां दीवार, हालांकि ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख देना, हालांकि इतना इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं बनेगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, एस्तादो दा इंडिया नाम दिया था, और इन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का भी प्रयास किया था। यानी कि जो है अब हम ही है, हमारे अलावा कोई दूसरा इस रास्ते से व्यापार नहीं करेगा, और करेगा भी तो उसको कर देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, पुर्तगालियों ने कार्टेज अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था, ये इंपोर्टेंट काफिला व्यवस्था है, इसको भी देख लेना, एक बार लिख लेना, ये पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है पूछा जाए। और ये एक पॉइंट है, पुर्तगालियों ने अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे तथा कार्टेज आर्मेड़ा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। यानी कि जो हम ये कर रहे हैं, यानी कर लगाने की जो व्यवस्था है हमारी तरफ से बिल्कुल सही है। इस परमिट के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरब जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज यानी परमिट के बिना सागर में नहीं जा सकता था। यानी कि ये धीरे धीरे तानाशाही बनकर उभर गए थे अरब सागर में, यानी कि जो भी यहां से सामान ले जाएगा या जो भी अपना जहाजी बेड़ा लाएगा वो बिना परमिट के नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक पॉइंट ये भी है, और दूसरा पॉइंट ये है, 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिस्पा के साथ प्रसिद्ध ईसाई सेंट जेवियर भारत आया था। पुर्तगालियों को, अच्छा, जापान और भारत के बीच जो व्यापार करने का जो श्रेय दिया जाता है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। अच्छा, जो पुर्तगाली अपने साथ जो लाए थे वो तंबाकू, आलू, मक्का, ये सब भारत लाए थे। अगर क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में वो पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लौंग, दालचीनी पुर्तगालियों की देन थी। ठीक है, जिन्हें उन्होंने अन्य देश से प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो कि पुर्तगालियों से संबंधित हो गए। अब हम जो भी हमने कुछ पढ़ा है, अब हम ये देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से कि हमने आज क्या पढ़ा है और कितना हमें समझ में आया है। तो एमसीक्यू लगाएंगे हम। तो पहला प्रश्न यह है, भौगोलिक खोजों को संगठित रूप से बढ़ावा देने वाला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले मैंने यही बताया था, जो हेनरी द नेविगेटर है, ये रहा हेनरी द नेविगेटर, इसने ही अपने सतत प्रयास के माध्यम से भौगोलिक खोजों को आगे बढ़ाया था। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी द नेविगेटर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उत्तर महासागर अंतरिक्ष की खोज किसने करी थी? या फिर आप ये समझ लो कि उत्तर महासागर अंतरिक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या फिर कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि केप ऑफ गुड होप, इसके बारे में हमें बताना है। इसकी खोज बार्थोलोमेव डियास ने की थी। क्या ये सही है? अब बताओ, बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभिक नाम तूफानी अंतरिक्ष रखा था, बिल्कुल सही बात है। और यह भारत की समुद्री मार्ग की खोज के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था, यह भी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि याद है 1498 में जब वास्को डी गामा आया था, तो सबसे पहले बार्थोलोमेव डियास ने जो खोज करी थी उत्तर महासागर अंतरिक्ष, सबसे पहले यहीं पर आया था, और यहां से अब्दुल मजीद की सहायता से वो भारत गया था। ठीक है, यानी कि हमारा
डी ऑप्शन सही है, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। थर्ड पॉइंट है, भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आपको भी पता है, पुर्तगाली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत आगमन का संदर्भ में कौन सा कथन यानी कि सत्य है, ये बताना है। वह द्वीप के बंदरगाह पर उतरा था? नहीं। वह पुर्तगाल के राजा का प्रतिनिधित्व था? सही बात है, पुर्तगाल के राजा के प्रतिनिधित्व के रूप में आया था, व्यापार करने आया था, ना कि वो शासन करने आया था। वह बंगाल के तट पर उतरा? नहीं, वो केरल के कप कडागु नामक बंदरगाह पर उतरा था। वह बिना किसी पथ प्रदर्शक के आया था? नहीं, हमें पता है कि वह गुजराती एक नाविक था, गुजराती एक पथ प्रदर्शक था, अब्दुल मजीद, यह हमने पढ़ा था यहां पर, उसकी सहायता से वो भारत आ जाता है। ये रहा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद, मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब्दुल मजीद की सहायता से वो भारत आता है, यानी कि ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। कालीकट के शासक की पैतृक उपाधि क्या थी? हमने भी देखा, जमहूरी ने उसकी पैतृक उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा की भारत यात्रा ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसने भारत में स्थायी उपनिवेश स्थापित किया था? नहीं, वो स्थायी यानी कि उपनिवेश की कोई उसके पास आइडिया नहीं था, वो उपनिवेश के लिए नहीं आया था भारत में। उसे व्यापार से अत्यधिक लाभ हुआ, ये बिल्कुल सही बात है, वो लगभग 60 गुना लाभ कमाया था। उसने भारत में कर व्यवस्था लागू की थी? गलत है। उसने मसालों पर कर समाप्त किया था? यह भी गलत है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी डी अल्मेडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको यह बताना है। फ्रांसीसी डी अल्मेडा वह भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था? बिल्कुल सही बात है। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करी थी? बिल्कुल सही है। वह भूमि विजय का समर्थक था? बिल्कुल गलत है, यानी कि वो भूमि विजय के समर्थक में नहीं था, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी करी थी, वो पहला गवर्नर था, यानी कि 1 और 2 इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विस्तार? नहीं। समुद्र व्यापार पर नियंत्रण? बिल्कुल सही। धर्म प्रचार? नहीं। प्रशासनिक सुधार भी नहीं। 10वां क्वेश्चन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, अब अल्बुकर्क के बारे में हमने देखा था, अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर था, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता था। अच्छा, उसे भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? बिल्कुल सही है। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? बिल्कुल गलत बात है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो अल्फांसो डी अल्मेडा ने। उसने भारत की राजधानी कालीकट बनाई थी? नहीं। उसने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी? नहीं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था? गलत है, क्योंकि प्रथम पुर्तगाली कौन था? हमने अभी देखा था 1498 में, ये लिखा, कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, हमने देखा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में कौन सा कथन सही है? वो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था? नहीं, वास्को डी गामा था। दूसरा था? बिल्कुल सही बात है। वो भारत का प्रथम वायसराय था? नहीं था। अल्मेडा था प्रथम वायसराय। वो गोवा जीता था? नहीं, हमने देखा अल्बुकर्क जीता था 1510 में। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा का दूसरा भारत आगमन का वर्ष क्या था? हमने देखा था 1498 में पहली बार वास्को डी गामा आता है, फिर 1500 में दूसरा गवर्नर आता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, और जब दूसरी बार जो वास्को डी गामा भारत आता है वो आता है 1502 में। इस प्रकार हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री कहां लगाई थी? पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? पहली फैक्ट्री कोचिन में और दूसरी फैक्ट्री कन्नौर में, ये भी याद रखेंगे। अब दूसरा अल्बुकर्क के बारे में कौन सा कथन सही है? कथनों पर विचार कीजिए।
उसने कोचिन को पुर्तगालियों को मुख्यालय बनाया था, बिल्कुल सही है। उसने गोवा पर अधिकार कर लिया, बिल्कुल सही है। उसने हार्मोज और मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। यानी कि हमने इस प्रकार देखा कि हमारा पहला, दूसरा और तीसरा कथन तीनों सही है। नेक्स्ट है, गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी किसने बनाया था? गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी किसने बनाया था? हमने देखा था इस प्रकार नुनो दी कुन्हा था, उसने औपचारिक राजधानी बनाई थी। अच्छा, नेक्स्ट है, शायद 16 क्वेश्चन है। हाँ, एस्टाडो डा इंडिया का तात्पर्य क्या है? अच्छा, भारत में पुर्तगालियों की कृषि नीति थी? नहीं। समुद्री बेड़ा था? आप लोग बताइए, समुद्री बेड़ा था या फिर भारत में पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य था या फिर पुर्तगालियों की धार्मिक संस्था थी? ये भी नहीं था, समुद्री बेड़ा भी नहीं था, ये सामुद्रिक साम्राज्य था। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को। अच्छा, एक ऊपर क्वेश्चन और छूट गया, कार्टेज आलमीडा काफिला व्यवस्था क्या था? भूमि पर कर वसूलना था? नहीं। धार्मिक प्रचार करना था? नहीं। नौसेना को विकसित करना था? नहीं। सिर्फ बी ऑप्शन, जो कि समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था, बिल्कुल सही है। हम ये देख रहे हैं कि इस यानी पुर्तगालियों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो सारे क्वेश्चन बनाए थे। लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 20वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पुर्तगाली द्वारा लाई गई थी? चाय, कॉफी, आलू या कपास? तो हमने देखा था आलू, जो कि पुर्तगालियों की देन थी। हमने आज जो पढ़ा है वो पुर्तगाली पढ़ी है, कल हम पढ़ेंगे डच, पार्ट 2 में। तो इसी प्रकार आप बने रहिए इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।